दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सल्तनत काल में भारत के शासन प्रशासन को एक नई दिशा मिली। सुल्तानों ने केंद्रीय सत्ता स्थापित की और दिल्ली को प्रशासन का केंद्र बनाया। कमोबेश 1216 ईस्वी तक सभी सुल्तानों का शासनकाल एक जैसा ही रहता है। सल्तनत काल की शासन पद्धति में परिवर्तन आता है 1216 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। आज के ऑडियो आर्टिकल में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध नीति, उसकी प्रशासनिक कुशलता और दूरदर्शिता पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन और सुल्तान बनने तक के सफर के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के जन्मकाल के बारे में सटीक जानकारी और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में तत्कालीन इतिहासकारों ने कोई उल्लेख नहीं किया है। अलाउद्दीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है 1290 ईस्वी के आसपास से, जब जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशस्प था। वह जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई शिहाबुद्दीन मसूद का सबसे बड़ा बेटा था। 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कारा के गवर्नर मलिक छज्जू के विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को 1291 में कारा का नया गवर्नर नियुक्त करके पुरस्कृत किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कई विद्रोहों में विजय प्राप्त की और जलालुद्दीन खिलजी का विशेष कृपा पात्र बन गया। जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा की इक्तेदारी दी। 1292 ईस्वी में भिलसा विदिशा के प्रथम अभियान के बाद उन्हें कड़ा के अतिरिक्त अवध की इक्ता भी दी गई। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अरीज मुमालिक यानी युद्ध मंत्री नियुक्त किया। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में पहले तुर्की अभियान का नेतृत्व किया और देवगिरी को लूटा। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने षड्यंत्र कर अपने चाचा और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन प्रशासनिक नीतियों की शुरुआत की जो उसे दूरदर्शी शासक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद प्रशासनिक नीतियों में कई परिवर्तन किए। उसने प्रशासन में नई क्रांतिकारी पद्धतियों की शुरुआत की, जिसने साम्राज्य को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन ने बलबन की क्रूर शासन नीति को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। उसने राज्य के मामलों में कुलीनों की शक्तियों और उलेमा के हस्तक्षेप को रोकने का फैसला किया। गौरतलब है कि इस्लामी अध्ययन के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के केंद्रीकरण को अपनी प्रमुख प्रशासनिक नीति बनाया। उसके शासन से पहले दिल्ली सल्तनत के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों पर स्थानीय सरदारों और अधिकारियों का अत्यधिक नियंत्रण था। इन स्थानीय सरदारों के पास राज्य के बड़े हिस्से पर शासन करने का अधिकार था, जिसके कारण वे स्वच्छंद प्रवृत्ति के हो गए थे और कई बार सुल्तान के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते थे। हालांकि अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उसे लगातार कुछ विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन को लगा कि इन विद्रोहों के 4 मुख्य कारण थे: जासूसी प्रणाली की अकुशलता, शराब के उपयोग की सामान्य प्रथा, कुलीनों के बीच सामाजिक मेलजोल तथा कुछ कुलीन लोगों के पास अत्यधिक धन होना। अतः इन विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए। मसलन जो परिवार अपने भरण पोषण के लिए मुफ्त भूमि का आनंद ले रहे थे, उनकी भूमि पर भूमि कर लगाया गया। इसका फायदा ये हुआ कि कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन संपत्ति जमा होने पर रोक लग गई। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसी प्रणाली को पुनर्गठित किया तथा उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए। उसने शराब और नशीले पदार्थों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सब के अतिरिक्त उसने सामाजिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे एक बड़ी कूटनीति थी। दरअसल बड़े समारोहों में राज्य के सभी कुलीन लोग सम्मिलित होते थे
और इन्हीं समारोहों में लोग मिलकर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते थे। ऐसे में जब लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित हो गया तो सुल्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचने की संभावना काफी कम हो गई। साथ ही उसका यह भी मानना था कि विद्रोहों का मुख्य कारण अमीरों और सरदारों की शक्ति और संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि है। इसलिए उसने राज्य के अमीरों और सरदारों की शक्ति को सीमित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उसने अमीरों और सरदारों के निजी संपत्ति के अधिकारों को समाप्त किया और उन्हें राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा उसने अमीरों और सरदारों की सैन्य शक्ति को भी नियंत्रित किया ताकि वे किसी भी प्रकार का विद्रोह करने में असमर्थ रहें। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की इन नीतियों ने राज्य में उसकी स्थिति मजबूत की। उसके द्वारा उठाए गए सख्त नियमों की वजह से सुल्तान के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने की भी संभावना शून्य हो गई। लेकिन सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन आर्थिक नीतियों की शुरुआत की जिन्होंने खिलजी साम्राज्य को सशक्त बनाया और आगे के राजवंशों के लिए पथ प्रदर्शन का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर नियंत्रण के लिए मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की। उसने अपने शासनकाल में बाजार और मूल्य नियंत्रण के लिए एक नई प्रणाली की स्थापना की जिसका उद्देश्य राज्य के सैनिकों और आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। उसने अनाज, वस्त्र, घोड़ों, गुलामों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया और एक निश्चित दर निर्धारित की। इसके लिए उसने बाजार में कड़े निरीक्षण की व्यवस्था की ताकि व्यापारी और दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक वसूली न करें। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक व्यापारी को राज्य में पंजीकृत होना अनिवार्य था और उन्हें राज्य की मूल्य निर्धारण नीति का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार व्यापारियों की मनमानी को रोका गया और राज्य के सैनिकों व नागरिकों को सस्ते दर पर सामान मिलना सुनिश्चित किया गया। इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली ने राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा और अलाउद्दीन को अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने में मदद की। इसके अलावा इसने जनता को राहत प्रदान की और राज्य में सामाजिक असमानता को कम करने में योगदान दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कर संग्रह प्रणाली में भी व्यापक सुधार किए। उसने पुराने जमींदारी और कर संग्रह तंत्र को खत्म करके एक नई प्रणाली की स्थापना की जिसमें राज्य के प्रत्येक किसान से सीधे कर वसूला जाता था। इस नीति के तहत उसने खराज नामक भूमि कर भी लागू किया जो उपज का लगभग आधा हिस्सा होता था। इसके अलावा उसने जजिया कर भी लागू किया जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य के खजाने को भरपूर रखना और राज्य की सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना था। अलाउद्दीन ने कर संग्रहण के लिए कड़े नियम बनाए और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि वे किसानों से अनुचित कर न वसूलें। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और राज्य को वित्तीय मजबूती मिली। उसकी कर नीतियां भावी शासकों के लिए एक आदर्श बन गईं जिन्होंने इन नीतियों को अपनाया और अपने राज्यों में लागू किया। आइए अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए विद्रोहों और आक्रमणों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विदेशी आक्रमणों का गंभीर खतरा था। विशेष रूप से मंगोलों के आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न की थी। अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया और कई सुधार किए। उसने एक स्थायी और पेशेवर सेना का गठन किया जिसमें सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की ताकि वे अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकें। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का नियमित हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा उसने सेना हेतु घोड़ों और अन्य सैन्य उपकरण की खरीद के लिए भी कड़ी निगरानी रखी। अलाउद्दीन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि राज्य की सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था उसकी रक्षात्मक नीति। उसने दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों की किलाबंदी कराई और मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई रणनीतियों को अपनाया। मंगोलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने में उसकी कुशल सैन्य नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के अन्य पहलुओं मसलन उसकी धार्मिक नीति और न्यायिक प्रणाली आदि के बारे में जानते हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम शासक था लेकिन उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने गैर मुसलमानों से जजिया वसूल किया लेकिन उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने साहित्य, कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए भी
कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके शासनकाल में अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला, जिन्होंने भारतीय संगीत और साहित्य को समृद्ध किया। उसकी सांस्कृतिक नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरने में मदद की, जिसने बाद के शासकों को भी प्रभावित किया। उसके शासनकाल में बने अलाई दरवाजा को प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने न्यायिक प्रणाली में भी सुधार किए। उसने अपराधियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया और राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सशक्त न्यायिक प्रणाली की स्थापना की। उसकी न्यायिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो आइए एक नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां न केवल उसके समय के लिए प्रभावी थीं, बल्कि उसने भावी शासकों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। वह एक महत्वाकांक्षी मगर दूरदर्शी सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद को मजबूती प्रदान की और नवीन बाजार प्रणाली की नींव रखी। उसने नकद वेतन देने और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। उसके द्वारा शुरू की गई ये नीतियां आज भी किसी न किसी रूप में उपयोग में लाई जा रही हैं। यह प्रदर्शित करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सोच अपने समय से काफी आगे थी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई मूल्य नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? इसका उसके शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।